हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ MCQ करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी पहले चैप्टर का वास्तविक संख्याएं का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही, इतना जो 20 बोलेंगे इसको पढ़ लेना, इसी में से एग्जाम में आएगा। हम लोग हर एक चैप्टर का अलग अलग करेंगे, ठीक है। और सारा अवतार विद्या क्वेश्चन जो भी जितना 10 ईयर और नियर है सबसे मिला के बता रहे हैं, ठीक है। आराम से इसी टाइप का आएगा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन सही होगा इसी को टिक करेंगे, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड करो और इसी रूप में लिखेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उसको सही कर देंगे। तो चलो 156 यहाँ पे लिखने वाले हैं हल। 2 से विभाजित होगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 कन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 13 खुद से विभाजित होगा 1। अब जब 1 आ गया तो अब विभाजित नहीं करना है, तो मतलब हम लोग 156 को लिख सकते हैं। यही अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ, ऐसा गुणनखंड करो 156 का जिसमें सारी संख्याएं अभाज्य है। देखो 2 क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से कटे, विभाजित हो मतलब, और किससे विभाजित हो, 1 से, ठीक। वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, 1 से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो 2 भी स्वयं से विभाजित होगा और 1 से, 3 भी और 13 भी, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे, जो यहाँ पे है वही लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक। इसको देखो हम लोग और लिख सकते हैं किसके रूप में, 2 यहाँ पे 2 बार है, इसकी पावर 2 लगा दो, गुणे 3 गुणे 13। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो जो OMR सीट होगा वहाँ पे जहाँ पे बी होगा उसी को क्या करोगे, ऐसे भर देना, ठीक है, अच्छे से एकदम। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा इसका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में लिख सकते हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये आप सारा ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो पहले प्रश्न पढ़ो ध्यान से। प्रश्न क्या है, 65 और 117 के HCF मतलब इन दोनों का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। भाग भी इससे हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जो छोटी संख्या है उसी से भाग दोगे, किसमें, बड़ी संख्या में, 117 में। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 65 51 65, घटाओगे 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5। तब तक भाग दें, देखो HCF निकालने का भाग भी से यही रूल है, तब तक भाग देते चले जाओगे जब तक शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। मतलब भाग नहीं गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे, लेकिन अब किस में दोगे, 65 में। तो यहाँ 65 लिख दोगे, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 में से 2 गए 3, ठीक। 6 में से 5 गए 1, देखो शेषफल 0 नहीं आया। देखो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या, एक बार थोड़ा सा यहाँ समझ लो। जैसे मान लो हम लोग किसी संख्या में, जैसे मान लो 3 में 4 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया भाग, 1 बार। 4 में से 3 गए, या फिर एक काम करो 14 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, अब 4 बार जाएगा, ठीक। 3 चौके 12, 4 में से 2 गए 2, अब तो भाग जाएगा नहीं। देखो फ्रेंड, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी बार भाग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। जो प्राप्त होता है भाग देने पर, जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हो, भागफल। जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। और जिसमें भाग देते हो वो क्या होता है, भाज्य। और ये फार्मूला बचपन में ही पढ़े होगे। फार्मूला क्या है, देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ठीक। अब देखो, अगर इसको भाज्य को a मान ले,
भाजक को b मान ले, भागफल को q मान ले, शेषफल को r मान ले, तो यही होता है a बराबर BQ प्लस r शेषफल प्रमेय। ठीक, अब यही देखो इसमें हम लोग लगाने वाले हैं। पहला चरण यहाँ पे था। ठीक, पहला चरण में क्या लिखोगे, भाज्य बराबर मतलब 117 बराबर है भाई, भाज्य यहाँ पे 117 है, देख सकते हो। भाज्य बराबर भाजक कितने से भाग दिए हो, 65 से, तो यहाँ पे लिखोगे 65। कितनी बार भाग गया है, एक बार। कितना बचा है, यहाँ पे देखो 52। ये हो गया प्रथम चरण। अब दूसरा चरण फिर से देखो, तब तक भाग दोगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। ध्यान देना, ये है a, ये है b, ये q, ये r। अब ये a b q क्या है यहाँ पे समझा दिए। अब दूसरा चरण में किससे भाग दिए हो, 52 से। किस में भाग दिए हो, 65 में। भाग कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 13। तो चलो फिर इसमें दूसरा चरण में लगाओ। ये हो गया भैया, देखो भाज्य 65 है, तो 65 बराबर किससे भाग दिए हो, 52 से। 52 कितनी बार भाग गया, एक बार भाग गया। शेषफल कितना बचा, 13 बचा, 13। ठीक, फिर एक बार और भाग दो, तब तक दोगे जब तक भाग शेषफल शून्य ना हो जाए। अब 13, अब किस में भाग दोगे, जो यहाँ पे था, जो इसमें पहले भाग दिए थे, जिससे पहले भाग दिए थे, यहाँ पे 52 उतारोगे। 13 चौका 52। ठीक, अब शेषफल कितना आ गया, 0। अब भाग मत देना, अब हमारा मासा यहाँ से निकल जाएगा। अब तीसरा चरण है। तीसरा चरण में क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, तो भाज्य कितना है, 52। किससे भाग दिए हो, 13 से। भागफल कितना बार आया है, मतलब कितनी बार भाग गया है, 4 बार। शेषफल कितना बचा, 0। अब यही ध्यान देना, जब शेषफल बच जाता है 0, तो जिससे भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है वही क्या हो जाता है, मासा। तो भैया 13 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो 65 और 117 याद रखना। 65 या CF किसका, 65 और 117 का, या CF कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब देखो भाई प्रश्न में क्या बोला गया है, जो HCF है उसको किसके बराबर लिख सकते हो, 65 या -117। तो मतलब अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF जो है वो किसके बराबर है, देख लो एक बार फिर से, 65m - 117। तो यहाँ पे लिख दोगे 65m - 117। तो HCF कितना आया है, 13 आया है। यहाँ पे 13 लिखो, 65 ऐसे लिख दो। यम का मान निकालना है, -117। इस 117 को इस साइड लेकर आओगे, 13 एक माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 117। अब बराबर 65 गुणे कितना, यम। और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। 1 और 1 जोड़ोगे 2, और जो हासिल था 3 हो जाएगा। और ये 130 गुणे कितना, 65 गुणे बराबर 65 गुणे यम। अब काट दो इसको, देखो भाई 65 दूना 130, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13। ठीक, तो इसको काट दोगे तो 65 एकन्नम 65, 65 दूना 130। तो मतलब 2 बराबर यम। तो यम का मान कितना मिला, 2 मिला। तो ऑप्शन कौन सा सही है चेक कर सकते हो भाई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी को क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे। यहाँ पे नहीं मत करना, OMR सीट पे जहाँ पे बी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी होगा, उसी को क्या करोगे, ऐसे पेंट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक समझ लो क्या होता है। पूर्णांक मतलब वे संख्याएं जो पूरी हों। पूरा होने का मतलब ये हुआ भैया, देखो पूर्णांक मतलब जैसे 4 अपने आप में पूर्ण है। ठीक, इसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। कौन सा, धनात्मक, क्योंकि सामने क्या है, प्लस है। ठीक,
-2 भी पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है भैया? ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इसमें साफ साफ बोला गया है p का मान क्या आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, मतलब -2 नहीं लिख सकते हो। तो भाई पूर्णांक ये तो हो गया, किसको पूर्णांक नहीं बोलोगे? जैसे 1/2 हो गया, देखो ये आधा होता है, इसका मान 0.5, मतलब कोई संख्या बटे में है या दशमलव में है तो उसको पूर्णांक नहीं बोलेंगे। ठीक, यही हो गया। तो अब प्रश्न पढ़ते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम संख्या क्या है भैया? अब विषम संख्या क्या है? देखो यहाँ पे विषम बोला गया है, विषम का मतलब p का हम लोग कौन सा रूप ले लें कि p का मान रखें बार बार 1 2 3 4 5, तो हमेशा सदैव क्या मिले? विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7 9 11, मतलब वे संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब जिसमें 2 से भाग 2 वो पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब शेषफल में कुछ ना कुछ बच जाए, उसको हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। तो आइए चेक करते हैं। जैसे देखो मान लो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे तो चेक कर लो भैया, अगर मान लो ये p है तो p का वैल्यू रखो। देखो p के लिए मतलब धनात्मक पूर्णांक p के लिए मतलब p का मान हम लोग क्या रख सकते हैं अपने मन से? धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 रख सकते हो, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब p का मान 2 भी रख सकते हो, तो भाई अगर p के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो कितना आएगा? 3। इसमें विषम भी संख्या आ रही है और सम, मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। p+1 चेक करते हैं, क्या चेक करोगे? p+1। अब हम लोग अगला ऑप्शन की बात करेंगे p+1 वाले में। जैसे मान लो p+1, p का मान देखो अपने मन से 1 से स्टार्ट करो, p का मान 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या। चलो भैया अब बारी से 2 रख दो, 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। ये भी क्या है? ये विषम संख्या है, लेकिन प्रश्न में बोला गया सदैव क्या आना चाहिए? विषम संख्या है। इसमें सम विषम दोनों आ रहे हैं। एक और चेक कर लो, 3 रखोगे p के स्थान पे, 3 1 4 कितना आ गया? सम संख्या आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, सदैव कितना आना चाहिए? विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 गलत। चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है भैया? 2p। बारी बारी से मान रखो, p के स्थान पे 1 रखोगे कितना आएगा? 2 1 9 2। 2 क्या है? सम संख्या, लेकिन हमें लाना क्या था? विषम संख्या। चलो 2 यहाँ पे है, लिख दो ऐसे। अब 1 रख चुके, अब 2 रखो, 2 दूनी 4, मतलब सम संख्या। ध्यान देना, अगर ये पूछा गया होता कि प्रत्येक p के मान के लिए सम संख्या हो तो कौन सा रूप सही होता? 2p, लेकिन इसमें विषम पूछा गया है तो हमें विषम वाला, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि इसमें सम नहीं पूछा गया, क्योंकि बार बार एक p का मान हम लोग 1 2 3 4 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? सम संख्या, लेकिन इसमें विषम संख्या बोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो 100% डी सही होगा। और क्यों सही होगा चेक कर लो भैया। ऑप्शन नंबर डी देखो कौन सा रूप दिया गया है? 2p+1। ठीक है, अब देखो कि कोई भी p का मान अपने मन से कोई भी धनात्मक पूर्णांक सोचो, मतलब जो सोचना है पूर्णांक संख्या सोचो। ठीक है, जैसे मान लो 2 सोच लो, p के स्थान पे 2 सोचोगे, या बारी बारी से रख के देख लो भैया। एक धनात्मक पूर्णांक है, रख सकते हो क्योंकि बोला गया है। इसको +1 ऐसे उतार दोगे, हल करोगे, 2 1 9 2 1 3, और 3 क्या है? विषम संख्या है। चलो अच्छी बात है। फिर 2 तो ये वाला ऐसे उतार दिए। अब देखो एक बार 1 रखे हैं धनात्मक, देखो जो रखोगे, क्योंकि बोला गया p का मान वही रखोगे जो धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए हम लोग 1.5 2 भी सोच सकते हो। देखो सोच लो, +1 2 दूनी 4 1 5 5 क्या है? विषम संख्या है। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। चलो ज़्यादा डिटेल में मत समझो भैया, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी सेम पिछला सवाल का था। देखो इसमें विषम संख्या पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया है? सम संख्या। तो हम लोग अभी हल करके आ रहे हैं। ठीक है, इसको हल करने की जरूरत भी नहीं है। देखो वही यहाँ पे, जो वहाँ पे p था यहाँ पे q है। किसी बुक में m भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा सही होगा? 2q। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पे समझ के आए थे, जब 2q लिए थे, मतलब जब 2p लिए थे तो सदैव सम आ रहा था। रख के देख लो, जैसे 2q, q के स्थान पे 1 रख के देखो, 2 × 1 = 2। 2 क्या है? सम संख्या है। फिर 2q, अब 2 रख के देख लो, 2 1 q के स्थान पे रखोगे। ठीक है, 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 भी क्या है? सम संख्या है। इसमें सम पूर्णांक पूछा गया है, अर्थात कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखो, अगला प्रश्न है, दिया गया है लासा
132 कामा 288 बराबर 3168। देखो इसका मतलब समझ लो भाई, कुछ लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब ये हुआ लासा ब्रैकेट में जो दिया गया है, इसका मतलब 132 और 288 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 3168। मासा ज्ञात करना है, ठीक। मासा किसका, देखो मासा ब्रैकेट में 132 288 मतलब 132 और 88 दो संख्याएं हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और इन दोनों संख्याओं का लासा कितना है मतलब एलसीएम कितना है 3168। और मासा 132 और 288 मतलब उस वही संख्या, देखो 132 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 288 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। इन्हीं दोनों संख्याओं का मासा पूछा जा रहा है। तो देखो हम बता दे रहे हैं, इसका सूत्र होता है एक लासा गुणे मासा। लासा का मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ अर्थात यहाँ पे मासा दिया गया तो मासा ही लिख लो भैया, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या, ये सूत्र है याद होना चाहिए, गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ही पढ़ो। देखो लासा दिया गया है कितना 3168, इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 3168 भाई, दिया गया है प्रश्न में ना, देखो। और मासा हमें नहीं पता है, मतलब यही तो ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने दो। और पहली संख्या भैया, पहली संख्या ये 132 मान लो, दूसरी संख्या 288 मान लो, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसी को बोल सकते हो, इस सूत्र याद कर सकते हो, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी। ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पे 132 दिया गया है और दूसरी संख्या कितना दिया गया भैया 288। अब इसी को हल कर लो, आंसर होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अंक बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलने वाला है, सॉरी अंक बदल सकता है लेकिन टाइप यही रहने वाला है। चलो भैया देखो, अब जिसका मान निकालना होता है वो बराबर के एक साइड, बाकी सब एक तरफ। जैसे हमको मासा निकालना है तो मासा एक तरफ रहने दो, इसी साइड रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ। देखो 132 अपने स्थान पर है, लिख दो, 288 अपने स्थान पर है। अब ये इधर ला रहे हो, अगर इधर गुणा हो रहा है इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 3168। अब इसी को हल कर दो, जो भी होगा वो क्या होगा आंसर, ठीक। चलो हल करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, 2 छंग 12, ठीक। 13 था, 12 घटाओगे 1 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, फिर से क्या करोगे 2 छंग 12, ठीक। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर लास्ट में 4 है, फिर 2 से काट सकते हो, 2 सत्ते 14, फिर 1 हो जाएगा 18 बन जाएगा, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, फिर काटोगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो भाई ये 11 से कट सकता है, ठीक है। 11 सत्ते 77, 79 में 77 घटाओगे 2 बचेगा, ये 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33, ठीक। अब देखो ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको थोड़ा हम लोग लिख ले रहे हैं फिर से। तो पहले भैया यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ मासा को एचसीएफ भी लिख सकते हो, बराबर कितना आया 3 आया, गुणे 288 आया 72। अब काटो, देखो क्या आता है, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक। फिर 24 से विभाजित हो सकता है, 24 एकन्नम 24, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, और 24 दूना कितना होता है 48 होता है, ठीक। तो कितना आ गया भैया 12 एकन्नम 12, 12 में 1 से भाग दोगे तो 12 ही आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, वहाँ पे ओ या मार होगा तो ओ या मार भर दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब देखो सह अभाज्य संख्या, यहाँ पे क्या आ गया है सह अभाज्य संख्या। तो हमें पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो ऐसा 2 संख्याओं का जोड़ा होता है जिसका एचसीएफ कितना हो 1 हो, ठीक। सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी 2 संख्याएं, भाई 2 से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है।
सबका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कुल मिला के हम लोगों को इसका HCF निकालो, इसका HCF निकालो, इन दोनों का HCF निकालो, इन दोनों का HCF निकालो। जिसका HCF 1 आ जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब सहअभाज्य का मतलब HCF बराबर 1। शॉर्टकट में याद कर सकते हो, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म वही कहलाएगा जो बराबर होगा, जिसका HCF निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, 1 के। ठीक है, तो चलो देखो हम लोग शॉर्टकट में करते हैं। एक काम करो, निकाल ही लो। देखो 14 का गुणनखंड करो, 2 गुणे 7, 35 का करोगे 7 गुणे 5। देखो इसमें कुछ कॉमन होगा, समझ जाना कि उसका वही HCF हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इसका HCF कितना आएगा, 7। HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका निकालो 31 और 93 का। देखो 93 को लिख सकते हो 93 भाई देखो 93 को लिख सकते हो 31 गुणे 3 और इसको लिख सकते हो 31 गुणे 1। देखो इसमें 31 है, इसमें भी 31 है, मतलब 31 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसका HCF 31 हो गया। ठीक भाई, HCF आना चाहिए कितना, 1। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। 32 और 62 का देख लो, 2 गुणे 16 लिख सकते हो, 62 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 3 6 2 1 9 2 31। देख लो, और ज़्यादा हल मत करो, इसमें 2 आ गया ना, दोनों में कॉमन, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा। इसको देखो 18 को लिख सकते हो 2 गुणे 9, 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5। अब मान लो 9 को भी लिख सकते हो 3 गुणे 3, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात भाई 1 तो कॉमन ही होगा ही। तो HCF इसका आ गया 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, क्योंकि इसका HCF कितना आ गया, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। इसका मतलब देखो हमें क्या करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो आओ 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 यहाँ पे लिखोगे, अभाज्य का मतलब जितनी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करना स्टार्ट कर दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, विभाजित हो जाएगा। फिर किससे कटेगा, 2 3 6 2 से ही कटेगा, लास्ट में 2 है, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 1 9 2, 2 8 16, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 1 9 3। इसमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो मतलब पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, इनकी घात भी लिखना होगा। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, यही आया, इसी को उतार दो। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो भैया 3 कितनी बार है, 2 बार, लिख दो 3 गुणे 3। अब इसको घात के रूप में लिख दो। 2 कितनी बार आया है, 4 बार, मतलब 2 की घात, 2 की पावर कितना लिखोगे, 4। गुणे है, गुणे लगा दो। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 2। अब देखो यही घात है ऊपर वाला ना, अब बोला है इन्हीं दोनों घातों का योग बताओ। तो भैया 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, क्योंकि हमें घात का योग करना है तो घात दोनों उतार के जोड़ दिए, बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार की बात हो रही है। तो भाई सूत्र देखो, अगर हमें शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार पढ़ना है या बताना है कौन सी संख्या शांत है कौन सी संख्या अशांत है, तो याद रखना केवल हर, याद रखना हर का क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। तो भैया सूत्र क्या है, देखो जैसे मान लो अगर हमें 124 को चेक करना है शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत, देखो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले हर का गुणनखंड करोगे। क्या करोगे, हर का गुणनखंड। और गुणनखंड करने पर अगर हमें 2 की घात n, मतलब कुछ भी n के स्थान पे 1 2 3 4 धनात्मक होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है।
और गुणे 5 की घात यम। ठीक, अगर इस रूप का दिखाई देगा हर में, याद रखना किसमें, हर में, अंश में कुछ नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ गई तो वो क्या होता है, अशांत। याद रखना, या तो ये 2 और 5 दोनों आ जाए हर में गुणनखंड करने के बाद, या तो केवल 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, तो भी क्या होगा, शांत होगा। तो भी क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत। देखो फ्रेंड्स, ये सूत्र है। सूत्र क्या है, अगर हमें शांत और अशांत चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग सूत्र याद रखना। सूत्र क्या है भैया, हर का गुणनखंड करोगे। जो हर है ना, इसका क्या करोगे, गुणनखंड। और गुणनखंड में अगर 2 की घात n 5 की घात यम आ जाए, केवल यही आए, और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिखाई ना दे, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। अगर केवल 2 आ रहा है तो भी क्या है, शांत। अगर केवल 5 की घात n आ रहा है, n का मतलब कोई संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा क्या होगा, अशांत होगा। तो चलो चेक करते हैं 124 और 164। ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या करोगे, हर केवल ले लो। क्या लोगे, केवल हर। इसका कितना हर है भैया, 164। इसका क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। 164 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकन्नम 2, 41 एकन्नम 41। तो देखो ये केवल हर का करना है, ठीक है। तो अगर भैया अब इसका गुणनखंड कितना है, 2 की घात 2, 2 बार है 2 लिख दो, गुणे 41। अब देखो यहाँ पे 2 की घात तो n तो है, देखो, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 41 है। इसका मतलब ये शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है। और याद रखना, प्रश्न में पूछा गया है वो संख्या बताओ जो क्या हो, शांत हो। ठीक, ये तो अशांत है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। हमें शांत वाला ही बताना है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 131/30। लेकिन हमें किस शांत अशांत के लिए केवल क्या करोगे, हर को उठाओगे, हर का गुणनखंड करोगे। 2 15 में 30, 3 5 15, 5 एकन्नम 5। देखो भाई ध्यान से देखना, इसमें 2 गुणे 3 गुणे 5। सूत्र क्या था, हर का गुणनखंड करने पे केवल 2 की घात n आए, 5 की घात यम आए। अगर कोई और संख्या आ गया तो गड़बड़ है। देखो 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है ना, यहाँ पे n का मतलब यही 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है घात में, ठीक है। लेकिन कोई अन्य संख्या नहीं आनी चाहिए 2 और 5 के अलावा। यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये भी क्या है, अशांत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अशांत है, ए और बी। अब ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या चेक करोगे, डी चेक करोगे। केवल डी का हर ले रहे हैं, ठीक है। 462 का गुणनखंड कर डालो। 2 दूनी 4, 2 एक तिहाई 6, 2 एकन्नम 2। 3 से करके देखो, 3 सते 21, फिर 3 सते 21। 7 से कटेगा, 7 ग्राम में 77, 11 से कटेगा। देखो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया। आना चाहिए था केवल 2 और 5, मतलब ये क्या है, अशांत है। तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन कितना बचा है, ऑप्शन नंबर सी बचा है, यही सही भी होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका हर ले लो 625, केवल हर को देखना है बस। गुणनखंड कर डालो, 625 का भाज्य गुणनखंड 5 से विभाजित होगा। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से विभाजित होगा, सॉरी 5 से काटोगे 5 25, 5 एकन्नम 5। देखो इसमें क्या आ रहा है, 5 की घात 1 2 3 4 4। हम क्या बताए थे अभी, या तो 2 और 5 की घात में कुछ संख्या हो सकता है, 2 की घात n आए, या तो 5 की घात n आए। यहाँ पे केवल 5 की घात n आया है, मतलब क्या है, शांत है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करने का 2 विधि है, एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। तो हम लोग भाग विधि से लगा दे रहे हैं, ठीक है, आसान ही होगा। 15, 18 और 24 एक साथ ही इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालो। 2 से विभाजित, देखो सबसे छोटी संख्या से काटना। देखो 2 से 18 कट जाएगा, 2 से काटो, जो नहीं विभाजित होगा उसको ऐसे उतार दोगे। 2 9 18, 2 12 में 24, फिर 2 से विभाजित होगा
जो नहीं कटेगा ऐसे उतारोगे, 2 छंग 12, जो विभाजित ना हो उसको ऐसे लिख देना, 15 नहीं विभाजित होगा, 2 से उतार दो ऐसे, 2 तिया 6। अब 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एका 9, तब तक काटना है जब तक तीनों एक ना हो जाए। फिर 3 से कटेगा, जो ना उतार कटे उसे उतार दो ऐसे, 3 एका 9 3। अब किससे विभाजित होगा भैया? 5 से। अब सब एक हो गया है, इसका मतलब इसका एलसीएम यही इसका गुणा कर दो, यही इसका क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो चलो भैया इसका एलसीएम कितना होगा? 15, 18, 24 का एलसीएम बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5 करोगे, 24 गुणे, भाई इसी का गुणा कर देना, ठीक है, जिसको ना समझ में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, इसका गुणा कर दिए। अब इसका गुणा करोगे 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। अब इसका गुणा करोगे तो भैया 5 ऐसे उतार दो, ठीक, 8 का गुणा 9 में करोगे 72 आ जाएगा, ठीक। अब गुणे 5 ऐसे उतार दो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36, 360, कितना आ गया? 360, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो 2022 में आया भी है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। याद रखना, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, याद रखना इस बात को, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य, 0 भी ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। देखो भैया 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? देखो अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाए और 1 से, ठीक भाई। 2 तो खुद से विभाजित होगा ही, 1 से तो सारी संख्या विभाजित होंगी, लेकिन 8 क्यों नहीं है? चेक कर लो, 8 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, खुद से भी विभाजित होगा और 1 से। भाई जिसमें केवल 2 चीज ही आए, खुद और 1, वही अभाज्य, बाकी सब भाज्य, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो ये 2 संख्याएं हैं ए और बी, इसका लासा कितना है? 156 ही है, तो मासा ज्ञात करो। सूत्र क्या होता है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा दिया गया है 156, देख सकते हो ये। अब मासा ज्ञात करना है तो इसको ऐसे मासा लिख दो, और पहली संख्या कितना है? 26, दूसरी संख्या कितना है? 156, 156 से ये विभाजित हो जाएगा, तो मासा बराबर कितना मिला? 26। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भाई ये प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, इसका उत्तर आप लोग बता देना कमेंट में, ठीक। आगे चलते हैं, बढ़िया सवाल है। देखो परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार 4 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ये बात सत्य है कि असत्य? मतलब इसका इसमें भाग दो और दशमलव कितने स्थान पे लगना चाहिए? 4 स्थानों पे। ये बात सत्य है कि असत्य है, ठीक। और देखो यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 2020 में, बिना भाग दिए बताना है, और किस रूप में? 2 की घात m और 5 की घात n। इसका मतलब इसका हर का क्या कर दोगे? अभाज्य गुणनखंड करोगे, 12 50, इसका भैया अभाज्य गुणनखंड कर डालो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 से विभाजित होगा, 2 तिहाई 6, 2 एका 9, सॉरी 5 से विभाजित होगा ना, तो 5 एका 9 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 में 25, 5 एका 9 5। तो हर का हम लोग गुणनखंड किए, क्या आया भैया? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है? 5 4 बार। ध्यान देना फ्रेंड्स, हमें केवल ये देखना होता है इसमें, अगर ऐसे सवालों में, कि 2 और 5 कितनी बार आया है। 2 1 बार आया है, 2 कितनी बार आया है? 1, और 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। अब याद रखना, केवल 2 और 5 का देखोगे, अगर 2 और 5 में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो सकता है 2 4 बार आया हो और 5 1 बार आया हो, ठीक।
तो याद रखना चाहे 2 हो चाहे 5 हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही, जो जितनी बार आया होगा उतने अंक पे दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत। 5 जो है 4 बार आया है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, कहाँ पे शांत होगा, 4 पे। ठीक, इसका डिटेल में वीडियो बना देंगे, अभी शॉर्टकट में ही पढ़ लो, ज़्यादा सही रहेगा। बस गुणनखंड करना, 2 और 5 के रूप में आएगा पक्का। ठीक है, अगर नहीं आया तो लिख देना दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक, इस बात को याद रखना, तो अशांत होगा। अगर 2 और 5 आया है तो शांत होगा, तो कितनी स्थान पे शांत होगा, बस ये देखो 2 और 5 में जो सबसे ज़्यादा बार हो वही, जितनी बार ज़्यादा होगा वही क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार उतने स्थान पे शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भैया बोला है दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, 4 स्थानों के बाद समाप्त होगा, बात सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम लोग हल करके आ चुके हैं। ठीक, ये क्वेश्चन अभी हम लोग हल करके आ चुके हैं, दोबारा आ गया है। और ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। किस विधि से भैया, यूक्लिड विभाजन विधि से। मतलब यही 135 में से 225 में भाग दे दो। ठीक, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 135 से करना में 135, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 जाएगा नहीं, उधार लोगे, 12 में से 3 गए 9। देखो यहीं पे चरण लिखा जाता है, पहली बार भाग दिए, शेषफल 0 नहीं आया तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। पीछे बता चुके हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखो जिसमें भाग दिए उसको पहले लिखते हो 225, कितनी बार भाग गया है, किससे भाग दिए हो, 135 से। जितनी बार भाग गया है वो यहाँ पे लिखोगे, और प्लस का जितना शेषफल बचता है वो। जब शेषफल 0 आ जाएगा, जिससे भाग देते हो वही उसका आंसर मासा होता है। तो चलो फिर से भाग देते हैं 90 में, अब किस में भाग दोगे, 135 में। फिर एक बार जाएगा, 5 में से 0 घटाओगे 5 ही आएगा, 13 में से 9 गए 4। अब दूसरा चरण क्या होगा भैया, 135 भाज्य बराबर सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, 135 बराबर होगा किसके, 90 भाई भाजक भागफल 1 और शेषफल 45। अब भी शेषफल 0 नहीं आया है, फिर से भाग दोगे, तब तक भाग दोगे जब तक 0 ना आ जाए। अब किस में दोगे, जिससे पहले भाग दिए रहे थे 90 में, मतलब 45 दूना 90। देख सकते हो शेषफल 0 आ गया, किससे भाग देने पे शेषफल 0 आया, 45। यही इसका क्या होगा, मासा होगा। तो इसको चरण 3 में कैसे लिखोगे, 90 बराबर भैया 45 गुणे 2 प्लस 0। शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक, तो किससे भाग दिए थे, 45 से। यही 45 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या भाग विधि से। इसको हम लोग आपको होमवर्क दे रहे हैं, 6, 72, 120 का मासा भी ज्ञात करना है और लासा भी ज्ञात करना है, और कमेंट करके बताना। तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रहा है, सेम ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का साइंस वाइंस सबका अगर वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।